हाँ जी बच्चे, तो लास्ट क्लास में हम लोग लिपिड पढ़ रहे थे और मैंने आपको लिपिड में काफी कुछ बता दिया था। मैंने आपको बताया था लिपिड 3 प्रकार के होते हैं। ये थोड़ा आउटलाइन आप दिमाग में रखिए। तो लिपिड बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है, प्रोटीन से तो इजी ही है। वैसे देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन है, उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन लिपिड को भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। लिपिड 3 प्रकार का होता है, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड, जिसको कंपाउंड लिपिड भी आप कहते हैं, और डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। तो मैंने कहा था कि सिंपल लिपिड में दो बातें होती है, दो चीजें आती है, एक आता है ग्लिसराइड्स और एक आता है वैक्स। मैंने आपको ग्लिसराइड्स बनाना सिखाया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था देखो साहब, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर बनता है ग्लिसराइड। और मैंने कहा था कि फैटी एसिड दो प्रकार का होता है, ये हो सकता है सैचुरेटेड फैटी एसिड हो और हो सकता है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो। हाँ भाई, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किस बेसिस पे मैंने कहा था? ये मैंने कहा था कि फैटी एसिड में आर ग्रुप कैसा है। आर ग्रुप में अगर सारे कार्बन सैचुरेटेड हैं, मींस डबल बॉन्ड नहीं, मींस वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड होगा। हो सकता है वो अनसैचुरेटेड मूफा हो या पूफा हो। मैंने एग्जांपल भी बताया था मूफा और पूफा का। ऑलिक एसिड मूफा, बाकी 3 मैंने पूफा भी बताया। हमने कहा था पूफा में डबल, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पूफा था एराकिडोनिक एसिड, याद है, 20 कार्बन टोटल और 4 डबल बॉन्ड। और फिर मैंने सैचुरेटेड में भी कई सारे एग्जांपल बताया था, दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक सेरिक एसिड 16 वाला और एक पामिटिक एसिड 14 वाला। तो ये दोनों कार्बन के साथ याद, अच्छा याद रखिए कार्बन में, हाँ क्या वो कुछ बोलना चाह रहे हैं हिमांशु? आवाज कट रहा है। हाँ क्या बोले? 16 वाला सर, 16 वाला पालमिटिक एसिड अरे होगा कि 14 होगा? 16, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने 16 पामिटिक एसिड और 18 सेरिक एसिड, राइट, 18 सेरिक एसिड, यस है ना। तो और ये मैं ये कह रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ ये कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, ठीक है, याद रखना आपको। तो दो उधर याद रखिए मेनली और दो इधर याद रख लीजिए। इधर तो बहुत इंपॉर्टेंट एक ही है, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको कि दो प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। मैंने ये भी बताया था कि कौन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही जाए। ऐसा थोड़ी कि आज हम घी खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा, नहीं। एक्सेस खाओगे तो घी घी जा रहा है तो भाई कारण क्या है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिव कम है। रिएक्टिव कम है तो बॉडी में डिपोजिट होता है, डिपोजिट हो के कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, और फिर कोलेस्ट्रॉल जाके ब्लड वेसल्स में जमता है, बीपी बढ़ता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है। मैंने कहा था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की स्टेबिलिटी कम है, कारण भी बताया था क्यों। पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया नहीं है, बेटर नहीं है, एवरेशन बहुत अलग अलग प्रकार का, एक ही एटम में अलग अलग प्रकार का, एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग प्रकार का एवरेशन, तो वहां पे सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लेस स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की, तो रिएक्टिव ज्यादा होगा। और अगर रिएक्टिव ज्यादा होगा देन वो बॉडी में आते ही डाइजेस्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म में भाग ले लेगा। रिएक्टिव है वो, तो वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कोई डिजीज काउज नहीं करेगा। मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। अरे ठीक है, बताया था मैंने। अच्छा, फिर मैंने ये भी कहा था कि एक ओमेगा 3 है जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो नट में और फिश में प्रेजेंट होता है। फिर मैंने ये भी कहा था कि 20 कार्बन का जो पूफा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसका डेरिवेटिव होता है एक प्रोस्टाग्लैंडिन। ये सारी बातें, तमाम बातें हमने करी थी। और फिर जाके मैंने आपको एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस सिखाया था कि एस्टर कैसे बनाते हैं, एस्टर बॉन्ड। और तब जाके मैंने आपके सामने ग्लिसरॉल से एस्टर बॉन्ड बना बना के ग्लिसराइड बनाना सिखाया था, मोनो डाई ट्राइग्लिसराइड। और मैंने कहा था यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आता है कि मोनोग्लिसराइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं और एस्टर बॉन्ड कितना है, ऐसे डाई में ऐसे ट्राई में। सारी बातें हो चुकी है लास्ट क्लास में। अब जो आज की क्लास में आया, लास्ट क्लास में आया ही नहीं था, वो अभी माइक ऑन करके बोलेगा कि मेरे को ऑनलाइन समझ में नहीं आता है। तो बेटा तेरे को ऑनलाइन क्या, तेरे को ऑफलाइन भी नहीं, और तेरे को ऑफलाइन क्या, तेरे को सरस्वती भी नहीं समझा पाएगी है। या ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है, तेरे को मैं कह रहा हूँ ना, साक्षात सरस्वती उतर जाएगी ना 5 तारीख को, जाओ बेटा मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, मैं पढ़ा देती हूँ तुम्हें, तो तुम्हें तो सरस्वती नहीं समझा पाएगी। मैं क्या, मैं तो फिर भी इंसान, ठीक है। तो क्लास रेगुलरिटी में आइए, तब आपको टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, सरस्वती भी नहीं समझा सकती है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। तो मैंने आपको ग्लिसराइड बनाना सिखा दिया था लास्ट क्लास, ठीक है। और मैंने कहा था मोनो डाई ट्राई। अच्छा, फिर मैंने ये भी कहा था मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, याद आ रहा है,
मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और कम के बेसिस पे आप फैट कहते हो या ऑयल कहते हो, क्या कहते हो, मैंने आपको कंडीशन बता दिया था। तमाम बातें हो चुकी थी और ये हमारा पहला कैटेगरी था किसका, सिंपल लिपिड का, जो हम पढ़ चुके थे, क्या, ग्लिसराइड पढ़ चुके। नाउ टुडे आवर टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम वैक्स। आप आमतौर पे वर्ड यूज करते होगे, कई बार फैट को वैक्स कर देते हो, कई बार वैक्स को फैट कर सकते हो, कई बार ऑयल को वैक्स कर देते हो, जो मन में आता कर देते हो। लेकिन टेक्निकली वैक्स क्या है, बायोलॉजिकली वैक्स क्या है, केमिकली वैक्स क्या है, ऐसे समझते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल जोड़ के ग्लिसराइड बनाना सिखाया था। बच्चों एक बात है, हकीकत बताइएगा, ग्लिसरॉल क्या है, क्या एक प्रकार का अल्कोहल नहीं है? मैंने लास्ट क्लास में कहा था ग्लिसरॉल इज यस सर है। ट्राई अल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप था, ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, हाँ प्रोपेन से ही बनेगा अल्कोहल। ट्राई हाइड्रोक्सी बोला तो 3 प्रोपेनों का तब उसमें जुड़ेगा, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, 3 OH ग्रुप ग्लिसरॉल में, और तब एक एक OH ग्रुप हटा के एक एक एस्टर बॉन्ड बनाते थे, याद है ना, ठीक है। डिपेंडिंग आप क्या बनाना चाहते हो, मोनो डाई ट्राइग्लिसराइड क्या बनाना चाहते हो। बट आज मैं ऐसा कह रहा हूं कि कोई ग्लिसरॉल कंपाउंड नहीं है आपके सामने, ओके, समझना ध्यान से, कोई ग्लिसरॉल कंपाउंड नहीं है आपके सामने कोई, क्योंकि देखो ग्लिसरॉल तो ट्राइहाइड्रोक्सी होता है ना यार, ग्लिसरॉल तो ट्राइहाइड्रोक्सी होता है ना। मैं कहता हूं नहीं, आप प्रोपेन में एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ो तो क्या बनेगा, बोलना जरा, मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल, ठीक। और उस मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल को फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करा देना, करा दे क्या, आ जाओ। ये मान लो क्या है, इसको उल्टा करके इधर से इधर लिखते हैं ताकि रिएक्शन कराने में थोड़ा इजी हो। इधर लिखते हैं मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल, और इधर लिखते हैं फैटी एसिड, ठीक है। आप जब समझ रहे हैं रिएक्शन कराने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने 3 कार्बन तो है, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और इस कार्बन से आप OH यहाँ पे दिखा रहे हो अटैच, यानी कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब बाकी जगह नहीं दिखा रहे हो, सब हाइड्रोजन से फिल कर देना, ठीक है ना। अब एक फैटी एसिड लो, फैटी एसिड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, RCOOH, ठीक है। चलो मैंने इधर R ग्रुप डाल दिया, और COOH, निकाल दें पानी। हाँ भाई मानसू से रास्ता बताओ, पानी निकालने में कौन क्या देगा? पानी निकाल दीजिए सर, COR होगा। नहीं नहीं, कौन क्या देगा, OH कौन देगा, प्लस कौन देगा, ये पूछ रहा हूँ भाई साहब। मतलब नहीं समझे सर। मतलब ये OH, ये जो आपको अल्कोहल दिख रहा है और ये जो एसिड दिख रहा है, इन दोनों को मिला के हम पानी निकालेंगे, इस पानी में H+ और OH- कौन देगा, प्रतीक? सर अल्कोहल देगा OH- और कार्बोक्सिलिक एसिड देगा H+। अल्कोहल देगा OH-। यस सर। लास्ट क्लास में कैसे बनाना सिखाए थे? सर इसका OH और इसका H रिएक्ट कर जाएगा, हाँ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा। लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, पानी, और यहां से पानी निकलने के बाद सीन क्या होगा, बना दें, यहीं पे बना दें, इसको हटा के बना दें, लो बना देते हैं एस्टर बॉन्ड। ये लो, एक एस्टर बॉन्ड बनके तैयार है आपके साथ, बन गया एस्टर बॉन्ड। ये एस्टर बॉन्ड है पूरा, ये यहां से लेके यहां तक पूरा एस्टर बॉन्ड हो गया है, एक एस्टर बॉन्ड। तो मुझे एक बात बताना, ये आप आज जिस अल्कोहल के साथ इस फैटी एसिड का रिएक्शन कराए, क्या ये ये जो अल्कोहल है ये ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल था? क्या नीचे OH आपको दिख रहा है? मैंने कहा ना नहीं है, नहीं सर। होता तो दिखते जरूर, नहीं है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि वैक्स और ग्लिसराइड में क्या अंतर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैक्स और ग्लिसराइड में अंतर है, क्योंकि ग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड हो, टाइग्लिसराइड हो या डाइग्लिसराइड हो, ये बात पक्की है कि वहां रिएक्ट करने वाला स्पीशीज ग्लिसरॉल है, राइट। बट वैक्स में रिएक्ट करने वाला स्पीशीज ग्लिसरॉल नहीं है, बल्कि मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। तो मुझे एक बात बताना, क्या हम वैक्स को, ठीक है वैक्स क्या आपके सामने दिख रहा है कि एक एस्टर बॉन्ड बना है, तो मुझे बताना क्या हम वैक्स को मोनोग्लिसराइड बोल सकते हैं?
यस और नो? नो सर, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वैक्स सर को मोनोग्लिसराइड क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि सर मोनोग्लिसराइड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है हाँ, यहाँ पे 2 और हाइड्रोक्सिल इसमें ग्रुप नहीं नहीं दिख है। रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोएस्टर। मोनोएस्टर तो बोल ही सकते हैं, इसको मोनोएस्टर बोल सकते हैं, इसको मोनोग्लिसराइड नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं, अगर ये मोनोग्लिसराइड होता तो रिएक्टिंग स्पीशीज ग्लिसरॉल होता और प्रोडक्ट जो बनता मोनोग्लिसराइड उसमें भी आपको 2 OH ग्रुप दिखता। लास्ट क्लास में बताए थे, मोनोग्लिसराइड में 1 एस्टर बॉन्ड और 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इसमें कहां है? तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोएस्टर बोलो, नॉट मोनोग्लिसराइड। ये स्टेटमेंट आता रहता है एग्जाम। wax is monoester but not monoglyceride because here reacting species is monohydroxy alcohol, not glycerol, because glycerol is trihydroxy alcohol, right? हाँ, रही बात वैक्स के एग्जांपल, वो तो आपको खैर याद कर लेने हैं। वैक्स का एग्जांपल याद करने में दिक्कत क्या है? चलिए, वैक्स का कई सारा एग्जांपल है, जैसे वैक्स डी डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है, जो आपको ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया में भी मिल जाएगा, लेप्रेसी के बैक्टीरिया में मिल जाएगा, वैक्स डी। ठीक है, केरीबाओ, ऐसे कई सारे वैक्स के नाम है भाई। पैराफिन वैक्स जो मोमबत्ती वगैरह में होता है, ठीक है। पेट्रोलियम वैक्स, मेनी देयर आर मेनी वैक्स, नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया है। तो एग्जांपल से शायद ही क्वेश्चन आता है, टेक्निकल पार्ट मैंने आपको समझा दिया, एग्जांपल आपको लर्न करना, ठीक है। तो वैक्स क्या होता है? वैक्स आर मोनोएस्टर, वैक्स इज नॉट मोनोग्लिसराइड। तो यहाँ पे जाके आपका सिंपल लिपिड वाला पार्ट खत्म होता है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है सिंपल लिपिड में? हाँ भाई, ठीक, समझ में आ गया मानसू? यस यस सर, सर, आ समझ गया में आ है। गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये सिंपल लिपिड आपका यहाँ पे जाके समाप्त होता है। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ कॉन्जुगेटेड लिपिड या कंपाउंड लिपिड। बड़ा सिंपल है, टेक्निकली है, समझना ध्यान से, ठीक है। एग्जांपल तो खैर आप लर्न कर लोगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये आखिर क्या है, ग्लाइकोलिपिड या फॉस्फोलिपिड? ये दोनों कॉन्जुगेटेड लिपिड है। तो मैंने आपको बोला भी था, याद करो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कॉन्जुगेटेड लिपिड, लिपिड प्लस समथिंग। इसका मतलब ये यहां पर लिपिड बन गया सिंपल लिपिड। लिपिड मतलब क्या? सिंपल लिपिड। लिपिड मतलब सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड प्लस कुछ अदर पार्ट आके अटैच हो रहा है। अगर ऐसा है तो वो कंजुगेटेड लिपिड है। तो अगर मैंने यहाँ ग्लाइकोलिपिड वर्ड यूज किया है तो यहाँ सिंपल लिपिड तो होगा ही, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ग्लाइकोलिपिड इज अ टाइप ऑफ कंजुगेटेड लिपिड। सिंपल लिपिड प्लस समथिंग, बताऊंगा अभी समथिंग क्या है। फॉस्फोलिपिड, इसमें भी क्या कह रहा हूं मैं? सिंपल लिपिड एंड प्लस समथिंग, बताऊंगा समथिंग क्या है। हियर इन ग्लाइकोलिपिड समथिंग आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड हियर दैट कार्बोहाइड्रेट इज गैलेक्टोज। क्या बोला मैंने? दैट कार्बोहाइड्रेट इज गैलेक्टोज। आने वाले लेक्चर्स में मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ाने वाला हूं आपको, और मैं आपको गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी बताऊं। गैलेक्टोज इज कार्बोहाइड्रेट, okay. Now here phospholipid is also a type of conjugated lipid or compound lipid, and here simple lipid also present, and here other part is either phosphoric acid, and phosphoric acid is what? Inorganic or organic compound? Inorganic or organic? It is inorganic compound. इनऑर्गेनिक or maybe other phosphorylated organic compound, POC लिखा है मैंने, POC मतलब फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि H3PO4 हो या फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, फॉस्फेट आ गया, नाम लिख दिया ना POC, जिसका मतलब क्या हो गया? फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और H3PO4 का मतलब उसमें दिख रहा है फॉस्फेट ग्रुप। तो बात यहाँ ये कि टेक्निकली क्या है ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड, आपसे ये ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, रही बात एग्जांपल की, तो एग्जांपल तो क्या आप तो याद कर ही लोगे, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं ग्लाइकोलिपिड में एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। एग्जांपल इस कलर से ले लेते हैं, ग्लाइकोलिपिड में इस कलर से एग्जांपल में। एक एग्जांपल जब आप ब्रेन पढ़ोगे नर्वस सिस्टम में, तो ब्रेन में आपको व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर बताया जाएगा, ओके। बेसिकली ब्रेन में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पाए जाने का कुछ कारण होता है। तो जब आप व्हाइट मैटर पढ़ोगे ना ब्रेन में, तो वहां पे आपको एक ग्लाइकोलिपिड का नाम बताया जाएगा, या जब आप पढ़ोगे तो आपको बुक में लिखा मिलेगा। और दैट ग्लाइकोलिपिड आर सेरेब्रोसाइड। क्या बोला मैंने? सेरिब्रो
सेरिब्रोसाइड। ठीक है साहब। नाउ अनदर एग्जांपल इज इस जैसे एक सेरिब्रोसाइड मैंने कहा कि ब्रेन के व्हाइट मैटर में मिलता है, ऐसे ही जब आप ब्रेन के पहले आप नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स पढ़ते हो, न्यूरॉन्स में आप माइलिन शीथ पढ़ते हो, तो माइलिन शीथ में भी एक ग्लाइकोलिपिड होता है, एंड दैट ग्लाइकोलिपिड आर आल्सो कंजुगेटेड लिपिड। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो आप सिंपल लिपिड देख रहे हैं और ये जो आप सिंपल लिपिड देख रहे हैं, लिख भले ही मैंने दिया सिंपल लिपिड, लेकिन यहाँ पे कुछ बात है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से इसको लिया है। क्या बात है समझेगा ध्यान से, ये समझाते हैं। देखिए सिंपल लिपिड किस चीज से बना होता है? फैटी एसिड प्लस, चाहे वो ग्लिसरॉल हो या फिर हो सकता है अगर वैक्स हो तो मोनोहाइड्रोजन अल्कोहल, मतलब सिंपल लिपिड फैटी एसिड और अल्कोहल से बना होता है, यही बात है ना। बट जो ग्लाइकोलिपिड के केस में सिंपल लिपिड है, फैटी एसिड तो है उसके साथ, along with not glycerol, not मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, तो फिर सिंपल लिपिड कैसे होगा? सिंपल लिपिड भाई फैटी एसिड के साथ कोई अल्कोहल जुड़ा उसको सिंपल लिपिड कहते हैं। तो यहाँ क्या है फैटी एसिड के साथ? फैटी एसिड के साथ यहाँ अमीनो अल्कोहल। क्या कह रहा हूं सुना ध्यान से, अमीनो अल्कोहल है, एंड हियर दिस अमीनो अल्कोहल इज बेसिकली स्फिंगो, दिस इज स्फिंगोसिन। क्या बोला मैंने? स्फिंगोसिन। तो एक क्वेश्चन तो पहली बात ये बनेगा कि स्फिंगोसिन अल्कोहल है, लेकिन कैसा अल्कोहल है? तो ये अमीनो अल्कोहल है। ओके, और जब स्फिंगोसिन फैटी एसिड के साथ कंबाइंड होता है तो एक सिंपल लिपिड जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है, और वो जब गैलेक्टोज के साथ बाइंड अप होता है तो ग्लाइकोलिपिड होता है। और ग्लाइकोलिपिड के नाम पे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पार्ट में कौन है? मिली गैलेक्टोज ही होता है। सेकेंड वन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में अगेन सिंपल लिपिड है प्लस या तो H3PO4 और अदर ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कई प्रकार के होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी से। ठीक है, नाउ अगेन हियर यहां पर ये सिंपल लिपिड डाइग्लिसराइड, ये क्या है? डाइग्लिसराइड है, यानी कि सिंपल लिपिड तो है ही सही, लेकिन डाइग्लिसराइड, नॉट मोनो, नॉट ट्राई एंड नॉट वैक्स, यानी कि ना मोनोग्लिसराइड, ना ट्राइग्लिसराइड और ना ही वैक्स, ये केवल और केवल कौन है? डाइग्लिसराइड। और आप जानते हो डाइग्लिसराइड में क्या होता है? एक फैटी एसिड होता है, और सॉरी दो फैटी एसिड और एक क्या? अबे बोलो प्रतीक, दो फैटी एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप। फैटी एसिड में तो कार्बोक्सिल हिमांशु, दो एस्टर बॉन्ड होगा सर। दो, अरे वो तो ठीक है, डाइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या स्पीशीज होगा? दो फैटी एसिड होगा, और मेन क्या होगा रिएक्टिंग स्पीशीज? ग्लिसरॉल रे भाई, बिना ग्लिसरॉल के ग्लिसराइड बना रहे हो यार। ग्लिसरॉल, इससे बना ग्लिसराइड, और दो फैटी एसिड जुड़ा है ग्लिसरॉल के साथ, डाइग्लिसराइड, और उसके साथ आके अटैच हो जाए थर्ड OH ग्रुप फ्री है ना, हेलो थर्ड OH ग्रुप फ्री है ना, उससे आके रिएक्ट करेगा H3PO4 या फिर कोई अदर फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ये फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेनोलामाइन हो सकता है। क्या हो सकता है? इथेनोल अमाइन, इथेनोल अमाइन हो सकता है। ये सिफेलिन हो सकता है। क्या हो सकता है? सॉरी कॉलिन, कॉलिन, ये कोलिन हो सकता है। ये सेरीन हो सकता है। ये आइनोसिटॉल हो सकता है। ये आइनोसिटॉल हो सकता है, एंड मेनी मोर, कुछ भी। अब इसमें मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये दोनों। और एक खुद देखो, अगर H3PO4 है वो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, फॉस्फोराइलेटेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आप बोलोगे सर फॉस्फोलिपिड का एक आध एग्जांपल बताइए। एग्जांपल तो बताएंगे ही सही, लेकिन एग्जांपल इस बात पे डिपेंड करेगा कि सिंपल लिपिड के साथ कौन अटैच हुआ है, H3PO4 हुआ या इथेनोलामाइन हुआ, कोलिन हुआ, सेरीन हुआ, आइनोसिटॉल हुआ, या कोई और हुआ।
तो भाई कितने एग्जाम्पल रटोगे भाई? तो काम करते हैं 3 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स में तो उससे ज्यादा है, ठीक है 3 देख लेते हैं। आ जाओ, अगर मैंने ऐसा कहा कि फॉस्फोलिपिड डाइग्लिसराइड और H3PO4 के रिएक्शन से बनता है, तो नेक्स्ट पेज पे बना के देखते हैं। आ जाओ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड मैं कैसे लिखूंगा ये बताएगा मुझे हिमांशु श्रीवास्तव। हाँ भाई बताओ क्या करूं मैं उसके लिए, क्या लिखूं? पहले एक रिएक्टिंग स्पीशीज क्या लूं? ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ले लिया मैंने ग्लिसरॉल। फैटी एसिड, कितना? फैटी एसिड कितना? 2 2। 2 ठीक है, तो उसका मैं OH इधर रखता हूँ, और ये C है, और ये R1, क्योंकि 2 डिफरेंट फैटी एसिड में ले रहा हूँ तो R1 R2 दिखा देता हूँ। देन यहाँ पर रिएक्शन करा के क्या कर देता हूँ मैं? अरे अरे अरे, अरे, पानी निकाल दीजिए सर। हाँ, यहाँ से पानी निकालो, यहाँ से भी पानी निकालो, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बना दूंगा यहाँ में? एस्टर बॉन्ड। क्या बना दिया? एस्टर बॉन्ड बनेगा सर यहाँ पे, ठीक है, 2 एस्टर। हाँ 2 एस्टर बॉन्ड बन गया, और एक OH अभी फ्री। नाउ मैं सबसे पहला कौन सा फॉस्फोलिपिड यहाँ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें H3PO4 रिएक्टिंग स्पीशीज है। और आप सभी ने H3PO4 का बेसिक स्ट्रक्चर 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप देखना। क्या H3PO4 का स्ट्रक्चर आपने ऐसा पढ़ा है? ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, यस और नो? अरे हाँ, ठीक है, H3PO4। और इसी को आप क्या करते हो, रिएक्ट कराते हो। फिर अगेन यहाँ से पानी निकालो, निकाल दे यहाँ से, अरे यहाँ से पानी निकालो, और पानी निकालने के बाद अगेन यहाँ पे अरे क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। आप लोग को स्लाइड विजिबल है? बॉन्ड बनेगा, हाँ यस सर। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या बना दो, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? अगेन एस्टर बॉन्ड। और रही बात कि अब ये कंप्लीट मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, अब ये कंप्लीट मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? फॉस्फोटाइडाइल फॉस्फो फॉस्फोटाइडिक एसिड, फॉस्फोटाइडिक एसिड। आया कंसेप्ट समझ में? तो ऐसे ही क्या आप इथोलोनामाइन का रिएक्शन करा सकते हो, यस और नो? क्या ऐसे ही आप कॉलिन का रिएक्शन करा सकते हो? अगर आपको स्ट्रक्चर दे दे हम, तो क्या ऐसे ही आप सेडिन का रिएक्शन करा सकते हो? और क्या ऐसे ही आप आइनोसिटोल का, एंड जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप बोलोगे सर इथोलोनामाइन और कॉलिन का भी रिएक्शन करा के दिखा दीजिए। आ जाओ, मैं बोला ना उन दोनों को भी समझा दूंगा। देखो, अगर आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर अच्छे से याद है, तो आपको इथोलोनामाइन और कॉलिन का भी स्ट्रक्चर याद है। अब वो कैसे? आप पहले ये बताओ कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, यस और नो? यहाँ तक किसी को एस्टर बॉन्ड यस सर। या फिर एस्टरिफिकेशन कराने में कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? बढ़े आगे। अगर आपको ये याद है, तो आपको सिंपली क्या करना है, H3PO4 में जो PO4 का स्ट्रक्चर है उसको केवल मॉडिफाई करते हुए चल जाना। और कैसे मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे लिखने से बेटर होगा, मैं आपको डायरेक्ट नोट्स में दिखा देता हूँ। आ जाइए आप अपने नोट्स पे, वहां पे ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ, टाइम बच जाएगा अपना। आगे ये देख लेना, वैक्स के बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये सब कुछ ऐसे, ये पूरा कंपाउंड कौन सा है, ये पूरा कंपाउंड कौन सा है? ये पूरा कंपाउंड है आपका फॉस्फोटिडिक एसिड। अच्छा, एक बात यहाँ पे मेंशन है, आप गौर करेंगे, इसको मैंने एस्टर बॉन्ड बोला, इसको मैंने एस्टर बॉन्ड बोला, और इसको भी मैंने एस्टर बॉन्ड बोला। लेकिन देखो बात बताना, इस तीनों एस्टर बॉन्ड में कोई अंतर है? यस और नो? क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है? अंतर है? अंतर है। यहाँ पे जो एस्टर बॉन्ड है, ये एस्टर बॉन्ड इस कार्बन से अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है, और यहाँ ये एस्टर बॉन्ड फॉस्फेट से अटैच्ड है। हेलो, तो क्या इस एस्टर बॉन्ड को हम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कह सकते हैं? हेलो, तो यही पूछा जाता है आपसे, ABC दे देगा, A B और C, बोलेगा इसमें से ऑड वन पिक आउट कीजिए।
तो ऑड कौन है इसमें, बताना जरा, ऑड कौन है इसमें? फॉस्फेट वाला सर। टी, हाँ, फॉस्फोस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसा हो गया, इवन हो गया, और ये ऑड हो गया, ठीक। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर पता है और अब डाइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर मिला के बना सकते हो फॉस्फेटिडिक एसिड, तो आप इथोलानामाइन का भी रिएक्शन करा सकते हो और कॉलिन का भी। सिंपल है, क्या करो ना, इस H को हटा के उसके बदले ये पूरा ग्रुप लगा दो। लगा सकते हो क्या? CH2 NH3+ लगा दोगे, और ये है इथोलानामाइन, और ये इथोलानामाइन है, और पूरा कंपाउंड का बनेगा इथेलोनिक एसिड, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि कॉलिन का रिएक्शन कराएं, कॉलिन का रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलोगे आप लेसिथीन, ठीक है। तो काम करो, ये जो HHS दिख रहा है ना, उसको CH3 कर दो, बस कर दे। बोलो कितना आसान, समझ में आया क्या बोला मैंने? बाकी सब कुछ सेम है, आप देख लो, बाकी सब सेम है। तो आप देख लो कि फॉस्फोलिपिड के कितने एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं। एग्जांपल याद रखना इजी है, बस आप H3PO4 का स्ट्रक्चर याद रखो, और डाइग्लिसराइड का तो स्ट्रक्चर आपको आता ही है। देन आप क्या करो, डाइग्लिसराइड के साथ या तो H3PO4 का रिएक्शन कराओ, या तो कोई भी फॉस्फोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन कराओ, और बन जाएगा आपका क्या, फॉस्फोलिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, आप जानते हो, ठीक है। देन अगर H3PO4 रिएक्शन किया है तो क्या बनेगा, फॉस्फेटिडिक एसिड, और अगर इथोलानामाइन किया है तो क्या बनेगा, फॉस्फोटाइड। अच्छा याद रहे कि इथोलानामाइन एक प्रकार का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फेट भी होता है। अगर कॉलिन रिएक्ट किया है, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर कॉलिन रिएक्ट किया है तो लेसिथीन बनता है, जिसको फॉस्फोटाइडाइल कॉलिन भी आप बोलोगे। आइनोसिटॉल करता है तो फॉस्फोटाइडाइल आइनोसिटॉल, सेरीन करता है तो फॉस्फोटाइडाइल सेरीन। इन दोनों का स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया आ गया होगा कि फॉस्फोलिपिड कैसे बना सकते हो, यस और नो। आप एक आइडिया लेके जा रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड कैसे बन सकता है। अच्छा, एक बात अभी वैक्स में छूट गया था, मैं आपको एक बात वैक्स में बता देता हूँ। वैक्स में आप सुने होंगे कि वैक्स इज हाईली वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल, यस और नो। और ये क्वेश्चन भी आता है, कारण पता क्या, मैंने क्या बोला, वैक्स एक अल्कोहल, अब वो अल्कोहल कौन है, हाइड्रोक्सी अल्कोहल, और एक फैटी एसिड के मिलने से बनता है, सिंगल फैटी एसिड। बट उस फैटी एसिड का R ग्रुप बहुत ही लंबा होता है। क्या बोला मैंने, उस फैटी एसिड का R ग्रुप बहुत लंबा होता है, और केवल लंबा नहीं, हाइड्रोफोबिक भी होता है। और अगर कोई लंबा सा हाइड्रोफोबिक R ग्रुप आ जाए तो पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बताओ, सबसे ज्यादा वाटर रिपेलिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दिस इज द रीजन वैक्स इज हाईली वाटर रिपेलेंट मॉलिक्यूल। 10 डिफरेंट वैक्स के एग्जांपल दे रखे हैं, आप याद रख लेना। कान के वैक्स को कहते हैं, ईयर वैक्स को कहते हैं सेरुमैन, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम वैक्स उसी को कहते हैं, वैक्स डी मैंने कहा डिजीज कॉजिंग कुछ वैक्स होता है, ठीक है। डिफरेंट वैक्स आप याद कर लेना, ठीक है। नाउ ये सब मैंने बता दिया आपको, ग्लाइकोलिपिड बता ही दिया। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड का दोनों एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे, सेरेब्रोसाइड और एक बोला ना नर्व शीथ में भी मिलता है, जिसको बोलते हैं गैंग्लियोसाइड, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल आप याद रखेंगे, और आपका फॉस्फोलिपिड हो गया। नाउ अब मैं आपको फॉस्फोलिपिड से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी बताता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और मैं आपको रिकॉल कराऊंगा सेल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर, जो बच्चा मेरा सेल का क्लास किया होगा, ठीक है, याद कराऊंगा। अभी मैंने क्या बोला, फॉस्फोलिपिड, लो मैं आपके सामने यहाँ फॉस्फोलिपिड बनाया था, अभी अभी जस्ट मैंने बनाया था, ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड है, कहाँ गया, ये फॉस्फोलिपिड है, एक प्रकार का, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। तो पता है आपको, इसमें इन दोनों को आप क्या करो, अलग कर दो। R ग्रुप एक अलग है और एक R ग्रुप अलग है, इन दोनों को क्या करो, अलग कर दो, और इनको अलग कर दो, इन पूरे मॉलिक्यूल को अलग कर दो। पता क्या हो रहा है, हो ये जाता है कि ये बन जाता है हेड, और ये दोनों बन जाता है टेल। क्या ये स्ट्रक्चर आ चुकी है सेल मेम्ब्रेन में? क्या ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में आ चुकी है, यस और नो? यस सर, आ चुका। और यही स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था कि आने वाले दिन में मैं बायोमोलिक्यूल में आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये हेड है, और ये हेड कैसा है, पोलर, और ये टेल है, टेल कैसा है, नॉन पोलर। और उसका मैं कारण भी आज आपको बता देता हूँ। बेसिकली इस हेड में क्या क्या है, आप गौर से देखना। हेड में डाइग्लिसराइड है, यस और नो? हेलो, डाइग्लिसराइड, लेकिन हाँ डाइग्लिसराइड का R ग्रुप नहीं है, R ग्रुप नहीं है, दोनों R ग्रुप अलग है, ठीक है। डाइग्लिसराइड का फिर क्या है, तो डाइग्लिसराइड का ग्लिसरॉल कंप्लीट पार्ट है, यस और नो? ग्लिसरॉल कंप्लीट पार्ट है, प्लस फैटी एसिड का एसिडिक पार्ट तो है ना, हेलो, एसिडिक पार्ट ऑफ
एसिडिक ऑफ व्हाट, फैटी एसिड, वह है पूरा। और उसमें क्या है बोलिएगा ध्यान से, डाइग्लिसराइड प्लस क्या आपका, अगर H3PO4 है तो H3PO4, या फिर नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड है तो वो, और या फिर अगर आपका फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो, यस और नो। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, चाहे वो H3PO4 हो, चाहे वो फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और हो सकता है कि वो फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड भी हो, ये सब मिलके पॉलर है, क्योंकि ये सब वाटर के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखते हैं। और आर ग्रुप नॉन पोलर है। और आर ग्रुप में कौन है, हेलो, आर ग्रुप में कौन है, सॉरी नॉन पोलर में कौन है, केवल आर ग्रुप ऑफ फैटी एसिड, यस और नो। अच्छा एक बात मैं थोड़ा सिंपल सी बात बताऊंगा, हल्के से बोल के निकल जाऊंगा आगे, समझना ध्यान से। आर ग्रुप में अगर ज्यादा डबल बॉन्ड आया तो किंकिंग ज्यादा, मतलब अनसैचुरेशन ज्यादा, और अगर अनसैचुरेशन ज्यादा तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, पैकिंग एफिशिएंसी कम, तो इसका मतलब सॉलिड नेचर कम और फ्लूइड नेचर ज्यादा। हेलो, इसका मतलब अनसैचुरेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हेलो, ये बातें बहुत डेप्थ तक गया हूं मैं, इस चीज को थोड़ा अमल कीजिएगा। ये मीटिंग समाप्त होने वाला है, अगले मीटिंग में फिर से यहीं से कहानी शुरू करते हैं और मिलते हैं अगले मीटिंग में, तुरंत आइए अगले मीटिंग में, मीटिंग समाप्त हो रहा है।